हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं। एग्जैक्टली उनका ईयर नहीं पता, कुछ क्वेश्चन 2019 के हैं और कुछ और भी प्रीवियस ईयर के मिक्स्ड क्वेश्चन हैं। तो हम लोग उनको शुरू करते एक एक करके देखते हैं। अभी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से सीटेट की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, इसलिए हम लोगों को इसमें अभी से लगना चाहिए। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। इसके पहले हम टाइटल पे चलें, फर्स्ट पेज से, ताकि आप ये जुलाई 2019 पे के कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस जो हैं जुलाई 2019 के हैं और 5 क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं कहीं से लिए गए हैं। तो 5 क्वेश्चंस जो हैं वो 2019 के हैं, इसलिए मैंने इसको इस पेज को लाया और यहाँ पर ये एरर आ गया है। इट इज compiled not compiled। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, शुरू करते एक एक करके क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस हैं। इस तरह से छोटा छोटा वीडियो बनाकर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रोज रोज की, तो हमारी तैयारी जल्दी अच्छी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं क्योंकि वे दुनिया में हेरफेर और खोज करते हैं। दूसरा है लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। वो प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रक्रिया, मतलब दूसरे को देखकर, निरीक्षण करके, दूसरे को ऑब्जर्व करके, अनुसरण करके दूसरे को देखकर सीखते हैं। तीसरा है कैन बी कंडीशन टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे बाय केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। सावधानी से नियंत्रित उत्तेजना प्रतिक्रिया संघों द्वारा विशेष तरीकों से व्यवहार करने के लिए वातानुकूलित किया जा सकता है। Can be taught to behave and learn in a specific manner using principles of rewards and punishment। पुरस्कार और दंड के सिद्धांतों का उपयोग करके विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना और सिखाया जा सकता है। तो इसमें हमें इसका क्वेश्चन तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इसको हम आंसर करेंगे। तो जीन पियाजे का क्या है? उनका कहना है कि दुनिया का कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है, संज्ञानात्मक विकास के लिए वो क्या करते हैं कि उनका कहना है कि कोई भी जीवन की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने के लिए और खोजने के लिए एक बच्चे की शक्ति में क्या है, वो अपनी परिपक्वता या मैच्योरिटी के स्तर पर नहीं, अनुभव पर, बल्कि दोनों के बातचीत पर निर्भर करती है। तो ये सक्रिय रूप से ज्ञान का एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, इसका आंसर यही होगा कि वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं क्योंकि वो दुनिया में हेरफेर या खोज करते हैं। तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो पहले से मौजूद है, कोई नया ज्ञान बच्चे नहीं प्राप्त करते जो पहले से मौजूद हो कि सिर्फ एक बच्चे को दिखाया जा सके। कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो पहले से मौजूद है, और न ही बच्चे अपने ज्ञान को अपने आप से सीखते हैं। तो ज्ञान का विकास कब होता है? जो पहले से मौजूद है बच्चे को सिखाया जा सके ऐसा नहीं है। बच्चा अपने आप ज्ञान प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? जब बच्चा काम करता है या कोई भी दुनिया में कुछ काम करता है। तो वो कहता है कि बच्चे कैसे ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चों में ज्ञान कैसे आता है। तो उसे एक क्रिएटिव सिद्धांत या रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म के सिद्धांत के रूप में तो क्या करते हैं, वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये रचना करते हैं, नॉलेज का रचना करते हैं। कैसे करते हैं? तो उनका कहा है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की समझ का निर्माण करते हैं, वो अपनी समझ का निर्माण करते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं वो उनको एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्वायर करते जाते हैं, अधिग्रहण करते हैं और अपनी थिंकिंग को अडॉप्ट करते हैं कि उसमें नई आइडियाज को वो शामिल कर सके। जैसे जैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग या समझ बढ़ती है वैसे वैसे उनका ज्ञान बढ़ता है। तो बच्चे
पियाजे का मानना है कि बच्चे दुनिया, अपने चारों ओर की दुनिया को कैसे समझते हैं, तो उसमें वो अपने को समायोजित करके, अपने आइडियाज को समायोजित करके, एडजस्ट करके, जब वो देखते हैं कि वो क्या खोजे और दुनिया में वो क्या है, क्या डिफरेंस है उनके खोजने में और वो उनके जानने में जो अंतर है उसको वो समझते हैं और उसके बाद वो उसमें हेर फेर करके अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो वो क्या करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, निर्माण करते हैं अपने से। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है पियाजे का, जो कहता है कि बच्चे का पावर क्या है कि वो रियलिटी को डिस्कवर करता है, लाइफ में जो भी लाइफ की वास्तविकता को डिस्कवर करता है और रिफ्लेक्ट करता है। तो ये क्या है, बच्चे की मैच्योरिटी लेवल पर नहीं डिपेंड करता है और ना ही उसके अनुभव पर, बल्कि दोनों का जब इंटरैक्शन होता है, मैच्योरिटी लेवल और अनुभव दोनों का इंटरैक्शन होता है, तब उसका ज्ञान बनता है। तो पियाजे का कहना है कि कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है इस दुनिया में, ठीक है, और उसको बच्चे को सिखाया जाए। और कोई भी नॉलेज अपने आप भी नहीं आता है बच्चे में। तो बच्चा कैसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है या कैसे डेवलप करता है, जब वो दुनिया में कार्य करता है, सक्रिय होता है दुनिया में। तो उसकी थ्योरी इस अंडरस्टैंडिंग को समझने में हेल्प करती है कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, इसलिए इसे कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए इसे कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे अपना नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये इनके मतलब ये इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट से नहीं आता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन अक्वायर करते हैं और अपनी थिंकिंग को नए आइडिया के साथ अडॉप्ट करते हैं, समायोजित करते हैं ऐसा, और उसके बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो वो अपने इस तरह, इसलिए इसका आंसर है पहला वाला कि वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि ये अपने अंडरस्टैंडिंग और नए आइडियाज को मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, there are individual variations in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from। मोटर विकास की दर में अलग अलग भिन्नताएं हैं और ये मोटर जो भिन्नताएं हैं उसका क्रम कहां से कहां तक है। तो ऑप्शन है सेफलोपोडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेफलोपोडल, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। हिंदी में प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेफलोपोडल, सकल मोटर विकास, और ठीक नहीं होगा, यहाँ पर सूक्ष्म होगा। फाइन को हम यहाँ पर सूक्ष्म लिखते हैं, ठीक है, सूक्ष्म मोटर विकास, जिसमें हम सूक्ष्म कार्य कर पाते हैं। यहाँ भी सूक्ष्म होगा। तो ये जो है ना, मोटर विकास जो होता है, वो मोटर विकास का मतलब क्या हुआ, शारीरिक विकास, जिसमें मोटर कौशल एक क्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, मोटर कौशल में क्या होता है, सब मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है, बड़ा हरकत है, और ग्रॉस जिसको सकल मोटर विकास करते हैं, जिसको हम अपने हाथ पैर या पूरे शरीर से करते हैं या बच्चे करते हैं, जिसमें रेंगना, दौड़ना, कूदना, ये सब क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल, सकल मोटर विकास। 6 से 12 महीने तक के बच्चे जो होते हैं वो रेंगने, खड़े होने और चलने में चल पाते हैं सब। और छोटा मोटर कौशल जो है, सूक्ष्म मोटर कौशल, छोटी क्रिया है, जब बच्चा अपने अंगुली या अंगूठे से कोई चीज उठाता है या पैर की अंगुलियों को रेत में दबाता है, तो वो सूक्ष्म मोटर स्किल का प्रयोग करता है।
ये सिर्फ अंगुली या उंगली के और पैर की उंगलियों के बारे में नहीं, यहाँ जब होठ या जीभ से भी वस्तुओं को चखने के लिए महसूस करता है तो वो भी सूक्ष्म मोटर स्किल का प्रयोग होता है, मतलब जिसको कहते हैं फाइन मोटर स्किल। तो ये कह रहा है कि उंगली और पैर की उंगली जो है ना, उसका जो मसल्स होता है वो जब शारीरिक विकास होता है या जब सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट होता है ना, तो वो अंतिम मांसपेशी है। इसलिए सही क्रम क्या होगा कि मोटर विकास से लेकर सकल मोटर विकास से लेकर सूक्ष्म मोटर विकास, इसलिए इसका आंसर होगा, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये थर्ड इसका है, इसका 2 है, क्योंकि ये यहाँ का थर्ड इसमें 2 है, ये दोनों 1 है, ये ऊपर नीचे हो गया है प्रॉक्सिमल और सेफलोकोर। यहाँ पर ये इसका नंबर 1 है, तो ये इसका नंबर ये ठीक है, इसका ये 1 नंबर यहाँ होगा, ठीक है। और ये दूसरा नंबर है इंग्लिश वाला का, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। नंबरिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो इससे कोई नहीं, हमने सही आंसर को टिक किया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्लियर हो गया कि ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो मोटर विकास का क्रम जो है वो किस तरह का है। मोटर डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट को बताता है, और मोटर स्किल क्या है, मसल का यूज करना। ग्रॉस मोटर स्किल है लार्जर मूवमेंट ऑफ चाइल्ड, जो कि आर्म्स, लेग्स, फीट को, एंटायर बॉडी को उठा कर करता है, तो क्रॉल करता है बच्चा, रन करता है, जंप करता है, ये सारी चीजें ग्रॉस मोटर स्किल है। और फाइन मोटर स्किल क्या है, इसमें छोटे छोटे एक्शन है जिसमें वो बच्चा फिंगर से कुछ चीज उठाता है या कोई अपने टोज को पैन में घुसाता है, ये सारी चीजें फाइन मोटर। और सेफलोकॉर्डल जो सीक्वेंस है वो क्या करता है कि सिर से लेकर टो तक का जो सीक्वेंस होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का कंट्रोल पहले सिर पर होता है। सेफलोकॉर्डल में बच्चा पहले सिर पर कंट्रोल करता है, तब आर्म्स पर, तब लेग्स पर। तो मतलब बच्चे का कंट्रोल का सीक्वेंस सेफलोकॉर्डल में क्या होता है, पहले सिर, फिर बांह, फिर पैर। और प्रॉक्सिमल में क्या होता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस कहां से होता है, पहले सेंटर ऑफ द बॉडी से होता है, उसके बाद आउटर पार्ट में होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा पीरियड है कौन सी अवधि जो बताती है कि वयस्कता में संक्रमण की शुरुआत करती है, मतलब ट्रांजिशन, संक्रमण की शुरुआत मतलब ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। कौन सी अवस्था में एडल्टहुड शुरू होता है, हमें ये बताना है। तो जो वयस्कता इसमें क्या है कि संज्ञानात्मक विकास ट्रांजिशन टू एडल्टहुड जो होता है वो एडोलेसेंस में होता है। सबसे पहले हम इसको आंसर को टिक करें, उसके बाद इसको समझते हैं। एडोलेसेंस में होता है, किशोरावस्था में होता है, वयस्कता में। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है ना जीन पियाजे का, वो कहता है, वो उसके अनुसार ये बताता है कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो जीवन में एक बच्चे की शक्ति न केवल उसकी परिपक्वता के आधार पर बल्कि और न ही उसके अनुभव पर, बल्कि दोनों को मिलाने से, परिपक्वता और अनुभव। तो संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्था में बताया गया है ना, 4 विकास के 4 चरण हैं, तो स्टेजेस उसमें है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 से 2 इयर्स का होता है, जन्म से 2 साल। इसमें बच्चे क्या होता है कि उनको
वस्तु का स्थायित्व पता होता है, मतलब वो बच्चों को 2 साल तक में ये पता चल जाता है कि कोई वस्तु छिपा देने पर भी उन्हें प्रकट होती है, ये पता चलता है। और प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, 2 से 7 साल में बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सभी चीज को समझते हैं। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, प्री ऑपरेशनल इसके बाद हुआ दूसरा, प्री ऑपरेशनल ये होता है 2 to 7 years, ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसमें 7 से 11 years तक होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि उनका जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये टर्निंग पॉइंट होता है, जिसमें बच्चों में रीजनिंग शुरू हो जाता है। अभी क्या है, इसके प्री ऑपरेशन में बच्चे अपना ही सोच होता है, दूसरे के सोच को वो नहीं ले पाते हैं, दूसरे के दृष्टिकोण को लेने में उनको कठिनाई होती है। और यहाँ पर ये क्या है कि अब किसी चीज का वो संख्या को समझ सकते हैं और वेट को किसी चीज का समझ सकते हैं, मास किसी चीज की मात्रा को समझ सकते हैं। चौथा है फॉर्मल ऑपरेशन। ये हम लोग बहुत बार पढ़े हैं और इसको हमें जानना भी है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आता है, हर समय आता है। इसमें क्या है कि कॉन्क्रीट चीज, इसमें लोग एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोच पाते हैं और उसके बाद उन्हें इमेजिन करने की क्षमता का विकास होता है, लॉजिक का यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी, वो बताता है कि चिल्ड्रन जो है, चाइल्ड का जो पावर है किसी चीज को रिफ्लेक्ट या डिस्कवर करने का, ये केवल बच्चे के मैच्योरिटी लेवल पर ना डिपेंड करके उसके एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन दोनों पर, मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के इंटरेक्शन पर। तो उन्होंने जो 4 स्टेजेस बताया है, इंग्लिश में हम उसको भी समझ लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज में, इस स्टेज में चिल्ड्रन अचीव ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब दे नो दैट ऑब्जेक्ट अपीयर्स इवन इफ इट इज हिडन। कोई चीज छिपी है फिर भी वो वस्तु में प्रतीत होती है, मतलब उसकी प्रतीति पता होती है। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है कि चिल्ड्रन थिंक अबाउट द थिंग्स सिंबॉलिकली। यहाँ पर थिंकिंग जो होता है उनका वो ईगो सेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है, और वो दूसरे के व्यू पॉइंट्स को लेने में बहुत मुश्किल समझते हैं, वो अपनी बात और अपनी जिद को रखना चाहते हैं। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो 7 से 11 ईयर्स होता है, इस स्टेज में ये टर्निंग स्टेज है जहां बच्चों का संज्ञानात्मक विकास शुरू हो जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और यहाँ पर लॉजिकल या ऑपरेशनल थॉट शुरू हो जाता है। अब वो थिंग्स को अपने माइंड में सोचना शुरू करते हैं, वो नंबर्स को कंजर्व कर सकते हैं, मास किसी का मास मात्रा बता सकते हैं, वेट बता सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। और फॉर्मल ऑपरेशन जो 11 ईयर्स से वयस्क किशोरावस्था या वयस्क होने तक होता है, यहाँ पर बच्चे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, परिकल्पनाओं को टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर उनकी इंटेलिजेंस दिखती है, बुद्धि दिखती है, लॉजिकल यूज ऑफ सिंबल्स से वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और उनका ब्रेन मैच्योर होता है और उनका जो थिंकिंग है उसमें लॉजिक होता है, ऑर्डर होता है, तो उनके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पीरियड दैट इनिशिएट्स ट्रांजिशन इज किशोरावस्था और एडोलेसेंस। Question number 4. A child argues that he should not steal the drug because medicine that can save his wife, because he will be caught and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? The instrumental purpose in orientation, social order maintaining or orientation, punishment and obedience orientation, the universal ethical principle orientation। एक बच्चे का तर्क है कि हेंज कौन था? हेंज का डिलेमा कोलबर्ग ने बताया था। उसमें क्या था कि हेंज नामक व्यक्ति है, उसकी पत्नी बहुत बीमार होती है और उसे दवा की जरूरत होती है और दवा एक ही ड्रगिस्ट के पास होता है और वो उसके लिए बहुत पैसे मांग रहा होता है, उतने पैसे हेंज के पास नहीं होता है। तो वो क्या करता है कि सोचता है कि दवा चोरी कर ली चाहिए।
कर ली उसने दवा को चुरा लिया अपनी पत्नी को बचाने के लिए। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि उसको दवा चुराने के बाद ये लग रहा है कि वो उसने गलत किया। अगर वो चोरी नहीं कर, तो बच्चे का कहना है कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए। वो इसी दुविधा में है कि चोरी कर ले या तब उसकी पत्नी बच जाएगी। तो इसके लिए वो बच्चे को ये लग रहा है कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर उसे पकड़ लिया जाएगा तो जेल भेज दिया जाएगा। तो कोलबर्ग के अनुसार बच्चा इस पॉइंट को सोच रहा है, तो वो नैतिक समझ की किस अवस्था में आता है। कोलबर्ग ने 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस बताए थे। तो उसमें है सामाजिक उद्देश्य, अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण बनाए रखती है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। तो बच्चे का कहना है यहाँ पर सजा और आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस अभिविन्यास आ रहा है, ओरिएंटेशन आ रहा है बच्चे के मन में। यहाँ पर ये क्या है कि बच्चा क्या सोच रहा है कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो जेल चला जाएगा, इसलिए कोलबर्ग का कहना है कि ये बच्चा जो है तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन स्टेज में आता है। और ये थ्योरी उन्होंने एक सीरीज ऑफ मोरल डिलेमास में को बनाया था। उसमें इस पार्टिसिपेंट्स को बताया कि उनको ये मानकर बच्चे को डर लग रहा है कि बच्चा क्या है, उस स्टेज में बच्चा पनिशमेंट और ओबीडियंस वाले स्टेज में होता है और वो पनिशमेंट के डर से सही काम करता है। तो इसलिए बच्चे की नैतिक समझ सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास के तहत आती है। अगला क्वेश्चन है, Blavatsky refers to the verbal dialogues of that children have with themselves as egocentric speech, private speech, distorted speech, problematic speech. Blavatsky में उन मौखिक संवादों को संदर्भित करता है कि जो बच्चे स्वयं के साथ करते हैं, अहंकारी भाषण, निजी भाषण, विकृत भाषण, समस्याग्रस्त भाषण। बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चे खुद से बातें करते रहते हैं। तो इसमें जो वाइगोत्स्की का कहना था कि यह कौशल बच्चा पहले जानने के लिए अन्य लोगों के साथ बातचीत से जुड़े हुए हैं, फिर वो उसको अपने अंदर उपयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 3 क्षेत्र का उन्होंने बताया था। पहला था समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो उन्होंने बताया जेडपीडी, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। तो वो क्या है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत है कि स्वतंत्र समस्या समाधान द्वारा व्यक्ति के वास्तविक विकास स्तर और वयस्क मार्गदर्शन के तहत जो ज्यादा तेज है या ज्यादा सक्षम साथी है वो उसको हेल्प करता है और उससे समस्या का समाधान होता है। और निजी भाषण कब होता है, वो तब होता है जब बच्चे खुद से बात करते हैं और बच्चे खुद को कार्रवाई के माध्यम से मार्गदर्शन करने के तरीके में बात करते हैं। तो ये जो है ना कि बच्चे बहुत सारे खेल खेलते हैं और उसमें मौखिक संवादों का वो बहस के रूप में खेल खेलते हैं बच्चे। कभी डॉक्टर बनते हैं, कभी दुकानदार बनते हैं और उस तरह से खुद से बातें करते हैं। तो बच्चे स्वयं के साथ ये निजी
विकास के सिद्धांत में उन्होंने कहा कि इसे हम इसका आंसर होगा प्राइवेट स्पीच। जब बच्चे खुद से बात करते हैं उसे निजी विकास, निजी भाषण के रूप में बताया है। तो ये सोशियो कल्चरल उनके सिद्धांत का है। ये सोशियो कल्चरल थियोरी, सोशियो कल्चरल थियोरी। इसमें उन्होंने बताया सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, इसको मैं फिर से करती हूँ, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो पहले सीखते हैं वो इंटरैक्शन दूसरे के साथ करना सीखते हैं। पहले दूसरे से बात करते हैं, उसके बाद वो सूचना ग्रहण करते हैं और फिर वो उसको अपने साथ यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो अपने सिद्धांत में वर्ब्स में 3 की एरिया बनाया था। पहला ZPD, उसमें क्या था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये क्या होता है कि ये गैप होता है जिसमें कि बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए का जो विकास होता है, और पोटेंशियल डेवलपमेंट जो होता है जो प्रॉब्लम पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या होता है, किसी के गाइडेंस में जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उसके बाद जब वो खुद से सॉल्व करने लगता है। तो ये दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे ZPD कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, स्कैफोल्डिंग, इसमें एक चीज और स्कैफोल्डिंग भी इंक्लूडेड होता है। स्कैफोल्डिंग को मचान कहते हैं हिंदी में। तो स्कैफोल्डिंग क्या है कि जब आपसे कोई ज्यादा बड़ा जानकार आदमी उसी सही समय पर आकर आपको मदद करता है, आपको बता देता है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। या मैथ्स भी बना रहे हैं तो आप कहीं पर अटक रहे हैं तो कोई आके आपको बता दिया जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, मोर नॉलेजेबल अदर, NKW, जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है वो आपको हेल्प करता है, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे और प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, ये तब होता है प्राइवेट स्पीच, बच्चे आपस में अब खुद से बात करते हैं जब वो अपने को गाइड, ऐसा बात करते हैं जैसे खुद को एक्शन के द्वारा गाइड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद मेक बिलीव प्ले टू टेस्ट, बहुत सारे स्किल्स को कल्चरल एक्टिविटीज में को अचीव करने के लिए करते हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चे बहुत बात जो देखते हैं, दुकानदार को देखते हैं, डॉक्टर को देखते हैं या किसी को भी देखते हैं, तो उसकी तरह वो एक्ट करते हैं, कभी टीचर बनकर, कभी और खुद से बातें करते हैं। तो इसलिए वर्बल डायलॉग जो बच्चे खुद से करते हैं उससे उन्होंने प्राइवेट स्पीच या दूसरे कलर से कर दूं या निजी भाषण के रूप में बताया। तो इसका आंसर है 2। अब अगला क्वेश्चन है कि द वर्ड सोशलाइजेशन मीन्स, सामाजिकरण का क्या शब्द का क्या अर्थ है। फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स रिलेंटलेसली, लगातार सामाजिक मानदंडों का पालन करना, रिवॉल्टिंग अगेंस्ट सोशल नॉर्म, सामाजिक मानदंडों के खिलाफ विद्रोह करना, अंडरस्टैंडिंग द सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विविधता को समझना, या एडजस्टिंग इन द सोसाइटी। तो यहाँ पर होगा समाज में एडजस्ट करना। सोशलाइजेशन का मतलब होगा समाज में एडजस्ट करना। अगला क्वेश्चन है thought not only determine language but also precedes it. Who among the following has said this idea?
विचार न केवल भाषा निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी होता है। मतलब भाषा नहीं जानने के पहले भी विचार मन में आते हैं। किसने इस विचार को प्रतिपादित किया था? तो जीन पियाजे, कोलबर्ग, पावलोव या ब्रोड्स्की। तो आपको ये बताना है कि किसने इसे प्रतिपादित किया था। इसमें निम्नलिखित में से किसने इस विचार को प्रतिपादित किया? इस क्वेश्चन को तो इसको वाइट्स्की ने बताया कि क्या कह रहा है कि ये लैंग्वेज को, विचार क्या है, भाषा को, विचार न केवल भाषा निर्धारित करता है बल्कि उसके पहले भी होता है। ये विचार वाइट्स्की का देना आइडिया दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये आ सकता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक? इसमें से कौन चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक का बाल केंद्रित दृष्टिकोण नहीं है? Each child makes his or her curriculum. Children are inactive participants. Each child is unique in its own way. Each child has a right of education. तो देखिए, बाल केंद्रित दृष्टिकोण में बच्चा निष्क्रिय प्रतिभागी है। Each child is unique in his, तो ये वाला बाल केंद्रित दृष्टिकोण नहीं है कि बच्चा अपना करिकुलम खुद बनाता है। ठीक है, और हर बच्चा अपने आप में यूनिक है और बच्चा निष्क्रिय प्रतिभागी है, तो उसको और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। ये सब बाल केंद्रित है, लेकिन हर बच्चा अपना करिकुलम खुद बनाता है, ये सही नहीं है। ये चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक का फीचर नहीं है कि बच्चा अपना करिकुलम या पाठ्यक्रम खुद तैयार करे। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले किसी एग्जाम में। द एनवायरमेंटल फैक्टर that shape development include all of the following except quality of education, quality of nutrition, culture and physics. विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो देखिए, एनवायरमेंटल फैक्टर जो है, जो विकास करता है, उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शामिल है, बिल्कुल है। शिक्षा की गुणवत्ता, पोषण की गुणवत्ता, न्यूट्रिशन भी, कल्चर भी, संस्कृति भी है जो कि डेवलपमेंट को शेप करता है। लेकिन फिजिक जो काया है, जो हमारा शरीर है, वो पर्यावरणीय कारकों में विकास को आकार देने में ये पर्यावरणीय कारक नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल समझ में आने लायक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन कांट बी डेराइव्ड फ्रॉम पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट? इसमें से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से नहीं लिया गया है? पहला है चिल्ड्रंस डिजायर टू लर्न, ये है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्कवरी लर्निंग। ये सारी चीजें हैं, केवल नहीं है तो क्या है, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग नहीं है। पियाजे के कॉग्निटिव थ्योरी डेवलपमेंट से नहीं लिया गया है कि बच्चों को मौखिक शिक्षण देने की जरूरत है। बच्चों की सीखने की इच्छा है, निहितार्थ है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कि बच्चे को लर्न करने का डिजायर होता है। बच्चों में मतभेद होता है, मतलब अंतर होता है, मतभेद नहीं, व्यक्तिगत मतभेद नहीं, अंतर, व्यक्तिगत अंतर। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है व्यक्तिगत अंतर। हर व्यक्ति
दूसरे से अलग होता है, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। डिस्कवरी लर्निंग ये भी बच्चों में पाया जाता है, मतलब बच्चे डिस्कवर करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। यहाँ पर ये मतभेद को हम अंतर कर दे रहे हैं। तो बच्चे डिस्कवर करके लर्न करते हैं, उसको अपने वातावरण के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सीखते हैं। So that's all for today. Thank you.